I would like to start, Janabi Speaker, by joining colleagues from across the aisle in condemning the terrorist attack that took place in Balochistan, and also join the House in paying tribute to the brave security forces who took on the terrorists and managed to save a substantial number of the kidnap victims. जनाबी स्पीकर, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है, ये कोई नया मसला तो नहीं है, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का एवोल्यूशन हुआ है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एक एक्सटेंशन से मेरा अपना ज़ात का एक ताल्लुक है। शोर बलोचिस्तान की अपना कॉन्टेक्स्ट है, पख्तूनख्वा का अपना कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे सूबों का अपना कॉन्टेक्स्ट है, बट चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो इस किस्म की सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट दहशतगर्दी हो, या कोई और जो पॉलिटिकल वायलेंस का तरीक़ाकार हो, उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मुखालफत करते आ रहे हैं, मगर इस दहशतगर्दी की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है, और ऑब्वियसली इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया है। जनाब स्पीकर, एक ज़ाती हैसियत से जब से मैं बच्चा था, मैं ये दहशतगर्दी देखता आ रहा हूं। मैं वजीर आज़म का बेटा था, 1 साल का होगा, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। उन ज़मानों में मुझे वजीर आज़म के घर से अगवा करने की कोशिश की गई, और वो नाकाम वाक़या के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे लंदन में रखा था एक प्रोटेक्शन के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी ज़िंदगी में बहुत से असैसिनेशन के कोशिशें की गई। कोई मजहबी दहशतगर्द थे, कोई लिसानी दहशतगर्द थे, कोई आखिरकार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद दहशतगर्दी की वजह से शहीद हुई, और जो उस शहादत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी का लहर भरता रहा, चारों सूबों में ये आग फैला। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, और उन दिनों में भी जनाब स्पीकर काफी मायूसी था, काफी परेशानी था कि आखिर हम कब और कैसे ना सिर्फ इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे, मगर
इनको शिकस्त दिलवा के पाकिस्तान को तरक्की का रास्ता पे लेके जा सकेंगे। मगर पाकिस्तानी कौम ने जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। जो पूरी दुनिया का इत्तेहाद अफगानिस्तान में नहीं कर सका, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी, पाकिस्तान के पुलिस, पाकिस्तान का अफवाज, पाकिस्तान के हर एक शहरी ने इस जंग में अपना हिस्सा डाल के पाकिस्तान को उन दहशतगर्दों से पाक कर दिया था। हमारा सियासी क़यादत से लेके आम शहरी तक, हमारी फौजी ऑफिसर से लेके हमारे पुलिस अफसरान तक ऐसे कोई तबका नहीं है जनाब स्पीकर जिसने इस जंग में कुर्बानी ना दी हो। और यही वजह है कि ये हम सबका कामयाबी है कि ये हाउस मुत्तहिद हुआ अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स। तब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अपना सियासत था, दूसरी जमातों का अपना सियासत था, पोलराइजेशन अरूज पे था, इनका धरना का सियासत चल रहा था। मगर उन दिनों में भी जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे APS का वाकया था, तो हमने अपना सियासत को एक तरफ रख के कौमी मफाद को तरजीह दी, नेशनल एक्शन प्लान को इंडोर्स किया, चारों सूबों में इनसे मुकाबला किया और पाकिस्तान से इस नेटवर्क को हम कहते थे और फख्र से कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। वो ना रिक्रूट कर सकते थे, ना पाकिस्तान में उन पे वो कैपेसिटी रहा था कि वो दहशतगर्दी के वाकया कर सकते थे। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, वो जो तमाम कामयाबियां थे हमारे, अब हम खो बैठे हैं और वही दहशतगर्दी का आग फिर से जल रहा है। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सकें। हमारा अपने कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मजलूम अवाम को निशाने पे लेकर पख्तूनख्वा से लेकर बलोचिस्तान तक वो एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाक़ये करते आ रहे हैं। और हर दहशतगर्दी का वाक़या जनाब स्पीकर पिछले दहशतगर्दी का वाक़या से ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है, ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा नुकसान होता है। और जनाब स्पीकर, जो पिछले 1-2 दिन जो वाक़या चल रहा था, इसमें हम सब जानते हैं कि ये जो दहशतगर्द होते हैं
उनका कोई नजरिया नहीं होता। ये जो दहशतगर्द होते हैं, इनका कोई सियासत नहीं होता। और जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं, असल में उनका कोई मजहब नहीं होता। ये तमाम तंजीमें, जो भी वो अपने आप को नाम दे दे, इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का, दहशत फैलाने का और उनका मकसद हासिल करने का। ना वो मजहबी दहशतगर्द इस्लामी रियासत चाहता है, ना ये सो कॉल्ड बलोच दहशतगर्द आजादी अपने हकूक चाहते हैं। जनाब स्पीकर, वो खून खराबा करते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। और जो बैनुल अक़वामी कूद तो उनके पीछे खड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उनका जो एम्स है वो हासिल करना चाहते हैं। सबको नजर आ रहा है कि जनाब स्पीकर, ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आम शहरी को कत्ल करके चीन को क्यों ललकारते हैं? जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछता हूं कि उस ट्रेन में जो भी बेगुनाह शहीद हुए, उनका क्या ताल्लुक है इस रीजन का जियोपॉलिटिक्स का? उनका क्या ताल्लुक है कि पाकिस्तान में क्या निजाम चल रहा है? ये बेगुनाह लोग थे जिनको इन दहशतगर्द ने शहीद किए हैं, और अब उनके लाशों पे अपना जो बैनुल अक़वामी एजेंडा है वो हासिल करना चाहते हैं। मगर दहशतगर्द को तनकीद करना, उनका मज़म्मत करता, उनका बुरा भला कहना जनाब स्पीकर तो बहुत आसान है। ये तो मैं भी करूंगा, ये तो हुकूमत भी करेगा, ये तो ऑपोजिशन भी करेगा। सवाल जो हमें करना है कि इन दहशतगर्दों को मुकाबला करने के लिए हमसे क्या हो सकता है। बतौर सियासी जमात हमारा क्या किरदार हो सकता है कि हम एक किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस इस एक पॉइंट एजेंडा पे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तमाम जो बाकी एजेंडा आइटम्स है उस पे अपना सियासी बयानबाजी और सियासी मकसद हासिल करने के लिए या अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए हम सियासत करते रहे, मगर इन दरिंदों को मुकाबला करने के लिए जो परचनार से लेके बोलान तक पाकिस्तान के अवाम को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, हमारे अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं, हम कम से कम आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जिन्होंने कल का वाकया, जो कल के वाकये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्वस होगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर ने वजीर आला बलोचिस्तान को अप्रिशिएट किया, और मैंने कल भी अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पख्तूनख्वा का तंकीद किया। हुकूमत का भी तंकीद होता है, लेकिन इस मसला पे चाहे वो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हो या चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा हो,
अगर वो हमसे कोई मदद चाहते हैं कि जो सूबाई जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर का मुकाबला करने के लिए, हम कैसे इनको मदद कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली चाहे वो हुकूमत हो या हुकूमत के इत्तेहादी हो, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। और अगर मेरा वजीर आला में या मेरा सूबाई हुकूमत में कोई कमी पेशी थी या है, आप हमें बताएं, आप हमारे हाथ में अपना हाथ थामे ताकि हम मिलकर इनको मुकाबला कर सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। जो लोग हमारा आईन को नहीं मानते, जो लोग इंसानियत को नहीं मानते, जिन्होंने हथियार उठाकर दहशतगर्दी पूरा मुल्क में फैलाया, उनको हमने साउथ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में मुकाबला किया, हमने कराची में मुकाबला किया, इन्होंने बलोचिस्तान में मुकाबला किया, इन्होंने फाता में मुकाबला किया। हम पहले इनको शिकस्त दिलवा सकते, तो हम एक बार फिर इनको शिकस्त दिलवा सकते हैं। जनाब स्पीकर, हम सब जानते हैं कि बलोचिस्तान के अवाम अपने हकूक मांग रहे हैं, वो अपना आईनी हिस्सा का मुतालबा कर रहे हैं, अपने वसाइल के ऊपर, अपने सूबे के अपने मर्जी के मुताबिक चलाने के ऊपर अपना हिस्सा मांग रहे हैं। रिको डीक से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तमाम जो वफाकी इश्यूज है, वो तो इश्यूज है, वो चलते आ रहे हैं, मगर उनका सबसे पहले मुतालबा ये है कि इनको जीने का हक दो, तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे, दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे। और हाँ, हमने भी दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशंस तो आपने करने हैं, मगर जो भी हमसे हो सकता है, जो भी इस मुल्क के इदारों से हो सकते हैं, कि जब आप दहशतगर्दों का मुकाबला करते हो, जब आप दहशतगर्दों को निशाने बना के हम ऑपरेशन करते हैं, और पूरा कौम उनके साथ है जब ऑपरेशंस होते हैं, मगर उनका भी पूरा कोशिश ये होना चाहिए कि कोलैटरल डैमेज ना हो, जो दहशतगर्द ना हो उनको वो कोलैटरल डैमेज के नतीजे में उनको नुकसान ना हो, ताकि यही दहशतगर्दी की तंजीमें उनके साथ जो नुकसान हुआ, उनके साथ सियासत करके अपना मकसद को आगे नहीं बढ़ा सके। जनाब स्पीकर, अगर हम ये कंसेंसस नहीं बनाएंगे, अगर हम आपस में एक इत्तेहाद इस एक इशू पर हासिल नहीं करेंगे, अगर हम मिलके ये तय नहीं करेंगे, सियासत चलता रहेगा, हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा। लेकिन अगर हम अभी इस इशू को नहीं पकड़ते हैं और मुकाबला करते हैं, तो मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं और मैं इस हाउस से पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं जनाब स्पीकर, कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो यूनाइटेड है, वो अपने जो टारगेट है वो उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। जो हमारे अपने मिस्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, और जिस आजादी के साथ वहां के मुख्तलिफ दहशतगर्द आपस में मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये जो नुकसान, ये जो आग बलोचिस्तान में आज जल रहा है, वो पहले पाकिस्तान के चारों सूबों में, फिर इस रीजन में, फिर पूरा दुनिया में फैलेगा जनाब स्पीकर। और हमने देखा है कि क्या नुकसान उस सूरत में पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ता है। मैं एक बार फिर इस हाउस की कॉन्डेमनेशन में हम साथ हैं, मगर मेरा अपील ये है कि अब हमारा रद्द अमल में भी हमें साथ होना चाहिए। और उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें अपना पूरा कोशिश करेंगे कि हम ये टारगेट हासिल कर सकते हैं। वैसे जनाब स्पीकर, मैंने सदर पाकिस्तान की तकरीर पे बात करना था,
सबका रोज़ा भी है और मैंने अभी बलूचिस्तान का जो पोर्शन है वो मुकम्मल कर दिया है। मैं क्विकली सदर ज़रदारी की तकरीर में पे कंक्लूड करना चाहूँगा, फिर आपसे इजाज़त मांगूँगा। काश सदर ज़रदारी की तकरीर को भी उतना एहतराम और इज़्ज़त के साथ सुना जाता जितना पाकिस्तान के मेंबरान पार्लिमान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तकरीर सुना था। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सदर ज़रदारी की तकरीर था वो आम सियासी तकरीर नहीं था। वो तारीख़ी तो इस लिहाज से भी था कि 8वीं दफ़ा सदर ज़रदारी इस हाउस से खिताब कर रहा था, मगर साथ साथ सदर ज़रदारी का तकरीर एक नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। सदर ज़रदारी का तकरीर इत्तेहाद और कंसेंसस की तकरीर थी, और उसी तकरीर में सदर ज़रदारी ने इस हाउस के मेंबरान जो कुछ उस वक्त एहतजाज कर रहे थे तो शायद नहीं सुन सके, ने अपील किया कि सियासत का मतलब है गिव एंड टेक, एंड द बेस्ट प्लेस फॉर गिव एंड टेक इज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सदर ज़रदारी ने फिर अपना तकरीर में मईशत को कवर किया, दहशतगर्दी को भी कवर किया, फॉरेन पॉलिसी को कवर किया, और जो पानी का बर्निंग इश्यू है उसका भी जिक्र किया। सदर ज़रदारी ने हुकूमत की मुआशी टीम का जो मुस्बत रिजल्ट्स है, ख़ास तौर पे जो हुकूमत की पॉइंट है कि महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है, उसको सदर ज़रदारी ने वेलकम किया। मगर वो ऐसे कामयाबी है कि हम सबको वेलकम करना चाहिए, चाहे आप हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो। पाकिस्तान की मीशत की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की हम सबका मुफाद में है और सबकी इंटरेस्ट में है कि शोर मचाने के बजाय उस एक पॉइंट पे आप ज़रूर हुकूमत की तारीफ करते और साथ साथ फिर जो भी आपका तजवीज़ होता कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे सदर ज़रदारी ने। वैसे ही जो दहशतगर्दी का मसला है, ठीक एक दिन पहले सदर ज़रदारी इसी इशू पे यही इत्तेहाद के बात कर रहा है, और अफसोस के साथ जिनसे बात होना है सुनने के लिए तैयार नहीं। सदर ज़रदारी ने तो बैनुल अक़वामी इशूज़ पे भी बात किया। हमारा रीजनल पार्टनर्स, इंटरनेशनल पार्टनर्स, फ़िलिस्तीन से लेके कश्मीर तक का बात किया। जनाब स्पीकर, कनाल्स पे जो बतौर वफाक का नुमाइंदा सदर ज़रदारी ने नया कनाल्स की मुखालफत किया और कंसेंसस पे जोर दिया। मगर जो भी पॉइंट था जनाब स्पीकर, और ये मुल्क और कौम देख रहा था कि एक तरफ सदर ज़रदारी कहे कि महंगाई में कमी हो रहा है, ये अच्छी बात है, अवाम को रिलीफ देना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, ऐसे बातें, और दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर ज़रदारी कहे कि दहशतगर्दी का मुकाबला हमें करना है, मिल के मुकाबला करना है, कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर ज़रदारी कहे कि फ़लस्तीन के मजलूम अवाम और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ हम खड़े हैं, कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर ज़रदारी कहे कि हम नया क्लास का मुखालफत करते हैं, कोई नया पोजीशन नहीं है। 27 दिसंबर हम सब गरी खुतबख्श में थे, मैंने भी वाज़ेह किया, सदर ज़रदारी ने भी वाज़ेह किया, कोई नया तो पोजीशन भी नहीं है इस जमात की। जब इनके हुकूमत ने 2 कनाल्स की इजाजत की, हम ऑन रिकॉर्ड पे है, उनका मुखालफत करते आ रहे थे। हमारा एक पोजीशन है
कि वफाक के इश्यूज पे कंसेंसस से बनाए, हम भी कंसेंसस बनाने के लिए तैयार है। मैं तो समझता हूं कि ग्रीन पाकिस्तान बाय एक्सटेंशन और ग्रीन पंजाब, ग्रीन सिंध जैसे भी जो हमारा ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं, उसका कामयाबी हम सब का कामयाबी है। मगर उस पे भी ये कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रहा करो। जनाब स्पीकर, इनके लिए तो जज्बा होगा और होना चाहिए अपने कायद के लिए, अपने कायद को रहा करने के लिए, मगर इनको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में दूसरे भी लोग हैं, हम भी यहां जीते हैं और हमारा वोटर, हमारा कारकुन, हमारा साथी का कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप उसको कैदी नंबर 804 कहे, कोई और कहे, रहा करे या ना करे। हम इनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि बतौर एक सूबाई हुकूमत पख्तूनख्वा के उनका कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं। उनको ये मानना पड़ेगा, चाहे वो यहां हैं चाहे वो वहां हैं। ये मेरा संजीदा एडवाइस है इनको। हम ऑपोजिशन की सियासत जानते हैं जनाब स्पीकर, मैं आपको संजीदा एडवाइस दे रहा हूं कि आपने अगर सही सियासत करना है तो कैदी नंबर 804 के अलावा किसी और चीज में भी तनकीद किया करें हम पे। कैदी नंबर 804 के साथ साथ आप बेरोजगारी में भी थोड़ा गौर दे। कैदी नंबर 804 के साथ साथ ये जो दहशतगर्दी का आग है उसमें कोई पॉलिसी तो बना दे। कैदी नंबर 804 को रिहा करने के साथ साथ कबायली इलाके से लेके पेशावर तक एक तो तरक्याती मंसूबा को शुरू कर दे। हम समझते हैं जनाब स्पीकर कि इस हाउस में, इसी पार्लियामेंट में, इन्हीं लोगों में और इनमें वो अहलियत है, वो सलाहियत है कि हम मिलके इन तमाम मसाइल के और सबसे भर के दहशतगर्दी का मसला का मुकाबला कर सकते हैं। अपना सियासत रहेगा, हम अपना सियासत करते रहें, मगर ऐसे कौमी इश्यूज पे हम सबको, चाहे वो मेरे जमात का सियासत हो, तो उनको एक तरफ रख के एक इत्तेहाद हासिल करने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम मिलके पाकिस्तान के मसाइल का मुकाबला करें और मिलके जो बैनुल-अक़वामी साजिशें हैं उनका भी मिलके हम मुकाबला करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।